अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 2। जी, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि सबसे मतलब हमने लास्ट टाइम किया क्या था, ये बताइए। सर स्टाफिंग का क्वेश्चन किया था। कौन सा? स्टाफिंग सेकंड एक्टिविटीज। क्वेश्चन हाफ हो गया था। अच्छा अच्छा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग? डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ थी आई थिंक, ऐसा ही कुछ है, ज़रा प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ओके, तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग एक्टिविटीज़, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर और बेशतर इस टॉपिक से सवाल आते हैं, स्पेशली ये वाला जो सवाल है स्टाफिंग एक्टिविटीज़ वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। इट रेफर्स टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजरियल अप्रेजल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होता है, इसमें परफॉर्मेंस चेक हो रही होती है। जो बंदा कोई भी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उसको चेक करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है ना, कि वो बंदा अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहा है या नहीं। ठीक है ना, ये चेक होता है। वेदर ही इज परफॉर्मिंग। देखें आप, आई होप सो ये कुछ बेहतर हुई हो आवाज़, बताइएगा अगर आवाज़ बेहतर हुई है तो। कोई जरा अपना माइक खोले ताकि मुझे भी पता चले आवाज़ किसी और की कितनी आ रही है। और हम, हेलो। सर जी जी बोलिए। सर हाँ सर तो ये क्वेश्चन पूरा शो कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करता नंबर हूँ 2 जो आप करवा रहे कुछ। ओके जी। ओके यस सर प्लीज। ओके, मैं करता हूँ। आवाज़ कुछ बेहतर हुई मेरी, ये बताइएगा। अच्छा जी, बेस। ओके, शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ ये सवाल। देखें, मैं आपको शुरू से सवाल दिखा रहा हूँ। राइट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस फॉर स्टाफिंग। डिस्क्राइब स्टाफिंग एक्टिविटीज। सर ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 था सर ये नहीं व्हाट करवाया हुआ। अबाउट स्टाफिंग। ये वाले की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग। यस सर, ये वाला। अच्छा यार, इसमें तो सिर्फ, जी सर मैं यही बोल रही हूँ कि आपने करवाया नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, सुने फिर। इस सवाल में डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग करनी है खाली ना, ठीक है, यहाँ तक करना है बस। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, वो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट। ये देखें, बस स्टाफिंग की डेफिनेशन लेनी क्वेश्चन नंबर 2 में से बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से नहीं आएगा, हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अटैच होकर आएगा। डिफाइन स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन स्टाफिंग एक्टिविटीज। तो जो स्टाफिंग की डेफिनेशन है वो बस इतनी ही करनी होगी जितनी मैंने इसमें हाईलाइट कर दी, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, नाउ
फिर हम वो सवाल शुरू से करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं, अच्छा ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग का पहला सवाल मैंने पढ़ाया था आपको, ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। अब ये सवाल है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, डिस्क्राइब स्टाफिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बड़ी जल्दी कोशिश हमारी होगी कि आज ये सवाल हमारा लाजमी कंप्लीट हो जाए। वही बात ये है कि एक HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम होते हैं HR डिपार्टमेंट के। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, यानी कि नीड्स को डिटरमिन करना, कितने बंदों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, यानी कितने बंदों की हमें ज़रूरत है, इसको हमें डिटरमिन करना होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमिन्स नीड ऑफ पर्सनल बिफोर इट मेक्स डिसीजन टू हायर। There is a tendency that management value some positions more than others. The management should avoid such discrimination. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए सच डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन शॉर्ट पहले स्टेप में क्या होगा कि कितने बंदों की ज़रूरत है। ये अब कितने बंदों की ज़रूरत है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों के चक्कर में आपने पढ़ना नहीं। तो आपने क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एक 10 स्क्रीनशॉट पहले स्टडी बस इतनी ही करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा का वक्त नहीं होगा आपके पास एग्जाम में, जितना बड़ा ये सवाल। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स के बाद होता क्या है कि जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने बंदे आप हायर करेंगे, उसके बाद ये होता है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वंस द नीड हैज बीन डिटरमाइंड, recruiting starts. Recruiting refers to inviting applications from prospective candidates. Once the applications have been received, they will be screened, selected according to the company's job description and specification. Then the candidates will be interviewed, tested, medically checked up, and finally selected. तो भाई इसमें क्या बताया गया कि नीड को डिटरमिन किया जाता है सबसे पहले ना, सही। सबसे पहले नीड को डिटरमिन किया जाता है। रिक्रूटिंग स्टार्ट होती है उसके बाद। रिक्रूटिंग रेफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार्ट किया सबसे पहले क्या, सबसे पहले इसको अखबार में ऐड किया जाता है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, अखबार में ऐड दिया जाएगा। नंबर 2, अखबार में ऐड दिया जाएगा तो बहुत सारी सीरीज आएंगी, उन सीरीज को खंगाला जाएगा और उसमें से काम की सीरीज को निकाला जाएगा। नंबर 3, काम की सीरीज निकालने के बाद उन सबको कॉल की जाएगी, उनको रिटन टेस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा। असल में सीवी में तो हर कोई तुरम खान बना हुआ होता है, तो हमें उनकी काबिलियत का अंदाज़ा कब होगा, हमें उनकी काबिलियत का अंदाज़ा जब होगा जब हम उनका टेस्ट लेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, क्या। तो इंटरव्यू के बाद फिर इनका मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप के बाद फाइनली वो सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इंडिया सॉरी अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि साइकोलॉजिकली ये बंदा फिट है या नहीं। अच्छा, हमारे अच्छी बात है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% लोग जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कामयाब से कामयाब बंदा भी जो है ना वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल होता है, तो हमारे यहाँ तो भी लिए जाते हैं। अच्छा, मैं भी वैसे एक बात बताऊँ आपको राज कि मैं खुद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका हूँ। I was appeared in an exam in US। तो यूएस के एग्जाम में मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट एकेडमिक से रिलेटेड जो था, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो था, वो मैंने पास कर लिया।
फाइनल जो मेरा टेस्ट था वो साइकोलॉजिकल टेस्ट था, वो मुझे पास करना एंड आई वाज फेल इन इट, मैं उसमें फेल हो गया। उन्होंने तो मुझे, समझ रहे हैं ना मुझे क्या डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो गुजारा चल रहा है अल्लाह के करम से, सब कुछ चल रहा है, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ यहाँ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहाँ तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भाई साइकोलॉजिकल मसला है इस बंदे के साथ। तो वहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें चेक होती हैं, हमारे यहाँ चेक होता है हमारे को कोई काबिने ही फारिग कर देता है। खैर ठीक है ना, तो ये पूरा सिलसिले से गुजरते हैं और फिर वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट इस पूरे प्रोसेस कोर्स के बार में ऐड देने से लेकर आखिर तक जो कुछ होता है उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है ना, नहीं सेम है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और स्टाफिंग एक्टिविटीज बात एक ही है। और आखिरी जो स्टेप होता है दैट इज सिलेक्शन। ठीक, मैंने पहले खुद तो नहीं लिखवाया हुआ ये सवाल, मैंने आपको मतलब आपको अभी मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं लिखवाया है किसी न किसी सेक्शन में, पता नहीं आपके सेक्शन में लिखवाया है या नहीं। सर नहीं लिखवाया। ठीक है ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि आप डिटेल में मैं पहले सवाल में, ठीक है ना, सबसे पहले ही स्टाफ में पहले सवाल थोड़ा सा, ये प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग भी यही है और स्टाफिंग एक्टिविटीज भी यही है, दोनों सवालों का मतलब सेम ही है। ठीक है ना, स्टाफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग भी क्या है कि एक एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, और स्टाफिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि एक एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या करता है। ठीक है, अब रिफत कह रही है कि मैंने रजिस्टर में किया हुआ है। चलें बात अभी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मैंने आपको पढ़ाया वही क्वेश्चन नंबर 1 में। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपको आपका चेकिंग होती है, इट रेफर्स टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि जब आप एम्प्लॉय कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाए, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए कि आप सही, जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी वो आपने, आप उन एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरे या नहीं उतरे। ठीक है ना, आपने कितना काम किया, कितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कितने रिसोर्सेज आपको दिए गए, कितने रिसोर्सेज आपने प्रॉपर यूटिलाइज करे, कितने आपने रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज करे। ठीक है ना, और अगर आपने अच्छा काम किया होता है तो अप्रेजल का मतलब ये होता है कि हमें पता चले कि हमारे इदारे के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। जो बंदा हमारे इदारे के लिए अच्छा काम कर रहा है हम उसे नवाजेंगे, हम उसे बेहतर चीज़ें देंगे, और जो बंदा हमारे इदारे के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है हम उसको खारिज भी करेंगे। ठीक है, तो टू allocate resources to reward employees to provide feedback। तो ये सवाल इतना ही करना होगा, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और सबकी वाली हेडिंग्स को भी हाथ के हाथ हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये भी देख लीजिएगा कि आपने कितना किया है और मैं कितना किया हूँ। ओके, ये आपको उतना ही करना है, इतना एग्जाम में लिखना है। अच्छा, 15 सितंबर से आप लोगों की मार्कशीट भी आ जाएंगी पार्ट वन के रिजल्ट की, तो 15 सितंबर को जाके ले आइएगा। लेकिन अब 15 सितंबर को तारीख कौन सी है मैं ये भी तो देखूँ। 15 को है, 15 11 12 13 14 15 को है मंगल। ठीक है ना, तो 15 को हमारी क्लास से स्टार्ट होगी अल्लाह के करम से। तो बी रेडी एंड ट्यूसडे को इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम कितने बजे क्लास लेंगे? ट्यूसडे को हम, अच्छा 14 को भी तो क्लास है हमारी। 14 की फिर हम क्लास नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट अल्लाह ताला करे 15 से क्लास नहीं, 14 को नहीं लेंगे क्लास, 15 से लेंगे क्लास ना। 15 को डायरेक्ट वहीं आके पढ़ाऊंगा क्लास, और अगले हफ्ते बस इस हफ्ते अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कितने बजे होती थी हमारी क्लास, ज़रा याद दिलाया मुझे, अभी तो याद ही नहीं है। 7:30 बजे या 6 बजे, पता नहीं कितने बजे। लॉकडाउन से पहले कितने बजे क्लास होती थी हमारी, आज से 200 साल पहले, ज़रा बताइएगा। जी, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग की हेडिंग पे फॉलोइंग कवर्स ना, तो 3 पॉइंट तो कम से कम लिखें। और ये लें जी, स्क्रीन शॉट ले लें, कितना लिखना है।
7 बजे। ओके ओके ओके। 4 से 4:30 से 5:15, 5:15 से 6, 6 से 6:45, 6 से 6:45। सात बजे, 7:15 हम क्लास शुरू करेंगे। You can just keep it in mind about 6, कितना 7, नहीं हम 7:15 क्लास स्टार्ट करेंगे। 7:15 से 8 और 8 से 8:45, 8:45 बजे खत्म करेंगे, ठीक है। 7:15 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। जैसे ऊपर वाली हेडिंग भी आप साथ साथ स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अच्छा ये हेडिंग पूरी हो गई ना, छोटी है ना हेडिंग। सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं नीचे कर रहा हूँ फॉरम। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? इस लैपटॉप से भी जान छुटाई कब से यार, इस लैपटॉप के पीछे पड़ा हूँ। रिफत आपका मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि और भी 1-2 बच्चे हमारे पास जो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। रिफत आप मुझसे फिर बात कीजिएगा इंशाल्लाह, आपको बताएंगे, टाइम निकालेंगे आपके लिए भी, ठीक है। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, अब कहाँ चला गया? शेयर हुआ है ना आपसे? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन किसे कहते हैं? कॉम्पेंसेशन कहते हैं मुआवजे। स्टाफिंग यानी कि एचआर डिपार्टमेंट का ये काम भी होता है कि बंदे के बारे में ये जज करे कि इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। What should be the salary? What should be the perks and benefits to be awarded and provided to the businessman, to the employee, to the agent, to the commission agent? तो इन्हें किस बंदे की कितनी वैल्यू है, किस बंदे को कितने पैसे देने चाहिए, ठीक है ना। खैर, कॉम्पनसेशन के बाद नेक्स्ट है promotion. Promotion is upward transfer and bringing higher status and salary. Promotion, is very important part. Promotion is upward transfer and bringing higher status and salary. It has great intangible impacts, which are social, psychological, and personal. It is one of the methods of filling an opening. In such a case, it is referred to as promotion from within. Employees are promoted to higher vacant positions instead of hiring from outside. देखें अपने बंदे जो आपके पास जॉब कर रहे हो, जब वक्त के साथ साथ वो आपके पास काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे होते हैं ना, तो आपको उनका अंदाज़ा हो जाता कि वो लोग कैसे हैं, क्या है, ठीक है ना। और ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। एक बंदा जो 10 साल से आपके पास काम कर रहा है और एक बंदा जो अभी भी नया नया आपके पास आ गया, जाहिर है कि जो बंदा पुराना है, जो ट्रस्ट लेवल उस पर होगा आपका, वो बाकी पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये तो फैक्ट है। अच्छा, एक आइडिया ये भी है रिफत कि when I will be taking class over there, I will join Zoom and I will be live from there with my cell phone and we have one more thing, क्या होता है, स्टैंड। तो मैं मोबाइल वहाँ सेट कर दूंगा, आप भी साथ साथ पढ़ लेंगी इंशाल्लाह,
कुछ ना कुछ हम सेटिंग बनाएंगे ऐसे। अच्छा, तो मेरे बहुत सारे सेशन होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लाइक अब क्योंकि जो मैं कुछ और बच्चे आपको नज़र आते थे उनकी सेपरेट क्लास में, लेकिन ये है कि अब रश बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रब्ता कर रहे हैं कि भाई सर हम फला तारीख से आएँगे, फला तारीख से आएँगे। लेकिन आप लोगों ने जो बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया इतने अरसे में, यकीन करें वो बच्चे आपका नेम बदल नहीं हो सकते। वो बच्चे कभी भी आप जैसी जो नॉलेज होगी नहीं हो सकती उन बच्चों की। अब ज़ाहिर है, अब जुलाई सितंबर आ गया, अगस्त भी चला गया, ठीक है ना, तो उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। मैं आपको बताऊं, पूरे पूरे चैप्टर का एक एक सवाल पढ़ा के उनको फारिग किया जाएगा, वो कभी भी आपका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी भी बंदे को उसी पोजीशन पे रखा जाए जैसे कि उसको हायर किया गया, ज़्यादा अर्से अगर उसी पोजीशन पे रहेगा तो उसको वही पोजीशन अपनी बुरी लगने लगेगी, एंड वो ये चाहेगा कि बस अब जो है ना मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, या मुझे मुझे कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ही विल नॉट बी हैप्पी एट द सेम पोजीशन। उसको अच्छा नहीं लगेगा उसी पोजीशन पे, तो बोलेगा यार एक अच्छे से मैं इसी पोजीशन पे हूँ और आज तक मैं इसी पोजीशन पे हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ओके, प्रमोशन के बाद है सेपरेशन। Separation is the last step. The staffing cycle completes its revolution at separation. Separation includes resignation, layoff, dismissal, requirement, discharge, and death, which are discussed below. Separation is the last stage. सबसे आखिरी में क्या होता है, जिस इदारे से भी आप वो होते हैं, जुड़ते हैं, एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी एक दिन ऐसा कोई दिन आ जाता है जब आपको उस इदारे से अलग होना होता है, ठीक है जी। एक ऐसा वक्त आ भी जाता है कि जब आपको उस इदारे से अलग होना पड़ता है। दैट इज द डे ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन की बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन होती हैं मुझे होती हैं। नंबर वन, रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन क्या होता है? रेजिग्नेशन ये होता है कि आपने बेहतर जॉब मिली आपको, आपने पुरानी जॉब छोड़ दी, ठीक है ना। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ ये होता है कि भाई हमें 500 बंदे निकालने हैं, फारिग करने हैं, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और अब हमें 500 बंदे निकालने ही होंगे। अब ले ऑफ में लिस्ट बनती है कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके निकालने के बावजूद इदारा कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, उन बंदों की लिस्ट बनती है और उनको फारिग कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है डिसमिसल। तो डिसमिसल क्या होता है? डिसमिसल का मतलब होता है कि टर्मिनेट कर देना किसी को, जबरी निकाल देना, क्योंकि वो बंदा आपके लायक नहीं है, आपके इदारे के काबिल नहीं है, ठीक है ना। रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि बंदे ने एज ऑफ मेजॉरिटी पे आ गया या मेच्योरिटी एज पर आ गया, उस एज पर आ गया कि अब उसको कानून अलाउ नहीं करता कि वो जॉब करे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? रिटायरमेंट होता है। डिस्चार्ज, इनके जिस काम के लिए रखा गया है उस काम पर पूरा हो जाना, तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या? डेथ, किसी बंदे का मर जाना, बंदा मर जाता है तो उसकी जॉब को बहुत खत्म हो जाती है, which are discussed। सेपरेशन में ये होता है कि पेंशन मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, इस तरह की दीगर चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये सवाल खत्म हो रहा है। ये सब मैंने बता दी ना, रेजिग्नेशन बता दिया, ले ऑफ बता दिया, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट नहीं बताया मैंने आपको।
रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट कहते हैं सुकड़ जाने को, ठीक है ना। इदारा मतलब 20 ब्रांचेस थी तो 10 हो गई। जब 20 ब्रांचेस थी और 10 हो गई तो 10 बंदों का 10 ब्रांचेस का जो हमारे पास वो है स्टाफ है वो एक्स्ट्रा है। अब उस स्टाफ को क्या किया जाएगा? उस स्टाफ को फारिग किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो रिट्रेंचमेंट आया, टर्मिनेशन आपको बता दिया और डेथ भी आपको बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स 2009 में आया, 11 में आया और 13 में आया। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि ये मैंने आपको पढ़ाया? सोचिए। यस सर, देखा सर, नीट क्वेश्चन। रिफर कैसे कह रही है कि मैंने आपको पढ़ा? ह्यूमन बैलेंस शीट, ह्यूमन एसेट, कॉस्ट अप्रोच, ह्यूमन आना चाहिए नहीं आना, यार ये मैंने पढ़ा है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद आ रहा है, बिल्कुल है ना। ह्यूमन बैलेंस शीट और ह्यूमन एसेट्स वाला सवाल ही एक ही। चलिए, ह्यूमन बैलेंस शीट पढ़ाया ना, बस ह्यूमन एसेट्स और ह्यूमन बैलेंस शीट एक ही है, तो उसको छोड़ देते हैं, एक नए सवाल की जाने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस अभी थोड़ा बहुत बताया कि परफॉर्मेंस चेक करने को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, लेकिन इसके तरीके होते हैं, तरीके बताने इसके अंदर। रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग सिस्टम, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट, फ्रीज मेथड एंड ग्राफिक स्केल्स। इसमें इतना बड़ा पैरा था, इसको मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, समझना, इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयज अप्रेजल और मेरिट रेटिंग। उसका यानी कि चेकिंग हो रही होती है, इसको मेरिट रेटिंग भी कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज टू बेसिक पर्पसेस। फर्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसके दो मकसद होते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मकसद होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग सैलरी प्रमोशन एंड ले ऑफ डिसीजंस। कि भाई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रमोशन करना, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव के मामला होते हैं, ये इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है। ले ऑफ में अगर वो ज़्यादा काम नहीं करा तो ले ऑफ में उसका नाम आ जाएगा और उसको फारिग कर दिया जाएगा। एज वेल एज प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन दैट कैन जस्टिफाई दीज डिसीजंस इन कोर्ट, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर हम किसी को निकालते हैं तो लेबर लॉज है हमारे यहाँ मुल्क में ना, पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज है। अगर हम किसी को भी फारिग करते हैं, अगर हम किसी को भी फारिग करते हैं तो वो कहाँ जा सकता है? वो जाएगा कोर्ट में। तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हमने क्यों इस बंदे को जॉब से निकाल दिया। अच्छा जी। Second and perhaps more importantly, performance appraisal serves a development purpose. The information can be used to diagnose training needs, career planning and the like. भाई एक बंदे की परफॉर्मेंस अप्रेजल को जब आप सेट करते हैं ना, उसमें उसकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं। जब वीकनेसेस उसकी आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब किसी की वीकनेसेस का हमें पता चलता है, so we can easily identify that there are the sectors, there are the places where we need training, right? Method of appraisal, ranking method, paired comparison method, ठीक है ना। Ranking method, paired comparison method, ठीक है। अब रैंकिंग मेथड बताऊं सबसे पहले। रैंकिंग मेथड ये होता है कि चीज़ों को रैंक कर देना,
कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में है। ठीक है, और बंदों को रैंक देना, ए मिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से। पेयर कंपैरिजन, पूरा ग्रुप होता है जिसको हायर किया जाता है एक साथ, उनकी परफॉर्मेंसेस को क्लियर किया जाता है एक दूसरे से, किसकी क्या परफॉर्मेंस है और उसके हिसाब से। ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम से कहते हैं कि ए बी सी डी ग्रेडिंग होती है उसके अंदर, गुड फेयर बेस्ट एक्सेलेंट, ये ग्रेडिंग होती है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि कुछ काम दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, और उन टारगेट्स को आपने मीट किया या नहीं किया, इसके हवाले से देखा है। चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट होती है यस नो वाली, उससे भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है। ठीक है ना, कि अगर सारे काम किए तो एक्सीलेंट, कुछ आधे काम किए तो गुड, और अगर बिल्कुल भी नहीं किए तो फेयर। फ्री ऐसे मेथड, यानी कि बगैर किसी भी चीज़ के आप अपने हिसाब से उसको अगर करते तो फ्री ऐसे मेथड होता है। ग्राफिक्स स्केल, वो आपने क्रिकेट वगैरह में देखा, वो क्रिकेट वगैरह में दिखाते हैं, वो बने हुए होते हैं। ठीक है, पर यहीं पर रोककर अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। 5 प्रिंसिपल में कोशिश करते हैं इसको भी पढ़ने की। प्रिंसिपल्स क्या है? द परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी मेड बाय द एम्प्लॉयज इमीडिएट सुपरवाइजर। परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन बनाएगा? जो एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, एक बात ये। दूसरी, द सुपरवाइजर हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू ऑफ द सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाने वाला है उसको आइडिया होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। नंबर 3, द सुपरवाइजर शुड हैव द स्किल, और उसके अंदर सुपरवाइजर के अंदर स्किल्स होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको बनाना है जो आने वाले वक्त में इसके अंदर बेहतरी आए एम्प्लॉय के अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी द हाफ ईयरली और एनुअली। अमूमन एनुअली ही होती है, हाफ ईयरली नहीं होती। कम से कम 1 साल में बंदे की परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर आप बंदे की परफॉर्मेंस जज करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्ट, ऑल एम्प्लॉइज इन अ गिवन डिपार्टमेंट शुड बी अप्रेज्ड एट सेम टाइम। सबकी एक साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी चाहिए। ये पूरा लिखना है, प्रिंसिपल्स में कुछ भी शॉर्ट नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ शॉर्ट हो सकता है तो बता दो। ये करना होगा।
methods of appraisal. Methods of appraisal तो पूरा ही लिखना होगा आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ठीक है जी, चलें आज यहीं तक बस। सेपरेशन का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लें। आखिरी मिनट चल रहा है, ये लें सेपरेशन और प्रमोशन का ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलें बस अब यहीं तक, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।